कैपिटल मार्केट्स और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखने वाले आशीष सोमैया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वाइट ऑक म्यूचुअल फंड के आप सीईओ भी हैं और साथ ही इससे पहले लंबा गहरा अनुभव आपका 8 साल का मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के तौर पर भी रहा है। और आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है पुणे यूनिवर्सिटी से और साथ ही मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ इन फाइनेंस एनएम कॉलेज मुंबई से भी किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी, आपका धन्यवाद। इस बार आपसे काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हुई, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर शायद कभी आप बीच में शो में रहे हों और मैं अनुपस्थित रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बजट के बाद मैंने I don't think बजट के बाद नहीं हुई सर। ऑल ओके, बिजी तो है, बिजी थे आप? नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, मूड माहौल क्या है? पहले भारतीय बाजारों से ही शुरुआत करते हैं। कैसे दिख रहे हैं बाजार आपको? सो अनिल जी, एक्चुअली एक इवेंट जिसका सब इंतजार कर रहे थे, थैंकफुली अब वो इवेंट पीछे हो गया, तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई भारी गिरावट या भारी करेक्शन नहीं, बल्कि बस एक सेक्टर रोटेशन आपको दिख रहा है। क्योंकि देखिए 2022 में जब मैक्रो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो जियो पॉलिटिक्स, तेल का दाम, कमोडिटी के दाम, डॉलर का अप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, ये सब मैक्रो चेंजेस के चलते एक तरीके से सिक्लिकल, कॉन्ट्रा, वैल्यू, कमोडिटी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये सारी चीजें चलने लगी। और जो सो कॉल्ड ग्रोथ है, क्वालिटी है, डिफेंसिव्स हैं, ये सब पे काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। आप पिछले 3 महीने से आप देखिए तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे नीचे की तरफ, डॉलर का डेप्रिसिएशन, ऑयल प्राइस नीचे, जियो पॉलिटिक्स में थैंकफुली अब तक कोई एस्केलेशन तो नहीं हुआ है। तो एक तरफ से दिख रहा है कि भाई पिछले 2 साल जो चल रहा था वो अब करेक्ट हो रहा है, और पिछले 2 साल जो चीजें अंडर परफॉर्म की हैं वो यहाँ से चलने लगे। मुझे लगता है मार्केट को आगे सस्टेन करने के लिए, मार्केट को आगे कंटिन्यू करने के लिए, या मार्केट को आगे रैली करने के लिए ये सेक्टर रोटेशन बहुत ही ज़रूरी था। तो अच्छी बात है कि ये हो रहा है। और साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई स्मॉल कैप वगैरह के बजाय लार्ज कैप अभी आउट परफॉर्म करने लगा है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मुझे लग रहा है ये सेक्टर रोटेशन, मार्केट कैप रोटेशन मार्केट के मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त मार्केट में एक बड़ा इवेंट निकलने के बाद एक्शन तेजी की तरफ बनने के पूरे पूरे आसार हैं। क्या कुछ फर्क पड़ेगा सर, जो कुछ अमेरिका में फेड ने ब्याज दरें घटाने का डिसीजन लिया उसको लेकर? क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में ग्लोबल मार्केट्स अब आगे और बड़ी तेजी के लिए तैयार होंगे? नहीं, एक देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में जैसे यूएस में, और यूएस की वजह से टेम्पररीली शायद हमारे यहाँ पे भी, तो मार्च 2023 का उदाहरण यहाँ पे ठीक बैठता है अनिल जी। क्योंकि अगर आप याद करेंगे मार्च 2023 में जब ये सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सब हुआ था, तब भी ऐसा अंदेशा था कि अमेरिका में आर्थिक व्यवस्था में एक मंदी की तरफ बढ़ने के आसार है। और 2023 में भी 3 रेट कट का एक्सपेक्टेशन था, जो बाद में हुआ नहीं। लेकिन वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जब ये सारी न्यूज आने लगी तो उनका मार्केट करेक्ट हुआ, उसकी सहानुभूति में हमारा मार्केट भी करेक्ट हुआ। लेकिन मार्केट के करेक्ट होते से ही इंटरेस्ट रेट कट की बात हुई, डॉलर डेप्रिसिएट हुआ, रूपी अप्रिशिएट हुआ, तो थोड़े लैग इफेक्ट के बाद हमको बहुत सारा एफआई फ्लो मिला और मार्केट फिर से चलने लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अभी तक कोई भारी गिरावट तो हुई नहीं है, लेकिन अगर गिरावट होती भी है तो भी हमको ये देखने को मिलेगा कि भाई थोड़े लैग इफेक्ट के साथ ये जो एफआई फ्लो अभी शुरू हुआ है, ये शायद पेस पिकअप कर सकता है। और मार्केट में अगर कोई करेक्शन आता भी है तो एक रिकवरी पॉसिबल है। ठीक बात है। अच्छा, आशीष सर, काफ़ी लोग ये भी मान रहे हैं कि भाई इस बार फिर से वो 2007-2008 जैसी सिचुएशन हो सकती है। वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, सितंबर का ही महीना था, 18 तारीख की थी, फेड ने ब्याज दरें घटाना शुरू किया और फिर जनवरी में जाके मार्केट एकदम ख़राब हो गए। तो क्या ऐसा इतिहास अपने आप को दोहरा सकता है? कुछ सीखना चाहिए हमें? एक्चुअली अनिल जी, डिफरेंस केवल अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी में हमको ध्यान रखना चाहिए। 2-3 चीजें मैं बोलता हूँ। पहली बात यह है कि 2007 में जिस कदर वहां पे लेमन क्राइसिस वगैरह हुआ, वैसा एक्चुअली फीलिंग 2023 में था। इसीलिए मैंने ये सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और ये सब चीज का इसीलिए जिक्र किया कि पिछले साल ऐसा डर था वहां पे। अब तक वैसा कुछ हुआ नहीं है, और होगा ऐसा प्रिडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें हमको पता नहीं है। तो मैं ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं करूंगा कि भाई हाँ वैसा ही होगा इस बार। लेकिन इस बार समझो, अगर किसी कारण से अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था फिर से मंदी की तरफ बढ़ती है, और मंदी के माहौल में अगर उनका बाजार करेक्ट होता है, तो जैसे मैंने बताया, उनके बाजार के करेक्शन के साथ सहानुभूति में थोड़े समय के लिए हमारा बाजार भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन 2007-8 में जिस तरह से हम 55 to 60% गिरे,
मुझे नहीं लगता है उस तरीके, क्योंकि वहां से लेके अभी तक ये जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, इसका डायरेक्ट इंडिकेशन क्या है कि भाई इंडिया एज अ इमर्जिंग मार्केट, अगर आप इंडिया का बीटा देखें एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट के सामने, तो हम बिल्कुल एक लो बीटा मार्केट बन गए हैं। जब बाहर के बाजार गिरते हैं, तो पहले जितना हम सहानुभूति में गिरते थे उस कदर आजकल हम गिरते नहीं है, क्योंकि हमारे मार्केट का बीटा कम हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लो बहुत स्ट्रांग और स्टेबल हो गया है, और हमारी आर्थिक व्यवस्था भी पहले के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है। तो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हार्ड लैंडिंग होगी, ये प्रेडिक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन उनकी लैंडिंग चाहे जितनी भी हो, जैसी भी हो, हमारे पे कोई बहुत ज्यादा 2007 सरी का इम्पैक्ट होना शायद मुश्किल है। उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, और होगा तो भी विद सम लैग इफेक्ट, डॉलर डेप्रिसिएशन, रुपी एप्रिसिएशन, एफआई फ्लो, ये सब चलते मार्केट को काफी सपोर्ट मिलेगा। तो ये आपके लिए चलिए 2007 जैसी सिचुएशन इस वक्त नहीं दिख रही, तो कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं। अब जो लोग मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, पैसा लगाकर बैठे हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं क्या धीमे धीमे थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का वक्त है, या बने रहें, डटे रहें, टिके रहें इन्वेस्टर्स, या फिर जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सो अनिल सर, एक्चुअली क्या है कि पिछले 3 साल में जाने अनजाने में ये तो हुआ ही होगा, रिलेटिव परफॉर्मेंस की वजह से और फ्रेश मनी के एलोकेशन की वजह से, दोनों ही वजहों से पिछले 3 साल में ये तो पक्का हुआ होगा कि भाई लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो जाने अनजाने में बहुत ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ, बहुत ज्यादा पीएसयू डिफेंस मेटल एनर्जी, पीएसयू कमोडिटी इस तरफ, या वैल्यू सिक्लिकल इस तरफ, रिलेटिव परफॉर्मेंस की वजह से और एडिशनल एलोकेशन की वजह से। ये तो हमको दिख ही रहा है, अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा देखें तो आज भी 60% 50% पैसा थीमेटिक फंड्स में नेट फ्लो जा रहा है, उसके ऊपर और 15-20% पैसा केवल स्मॉल और मिड कैप में जा रहा है। तो अब ये हिंदी में कैसे बताएं मुझे नहीं पता, बट अंग्रेजी में एक कहावत है कि भाई यू हैव टू शूट वेयर द रैबिट विल बी। तो मतलब मैं यहाँ पे कोई एनिमल्स को हानि करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा अंग्रेजी में प्रोवर्ब है कि यू हैव टू शूट वेयर द रैबिट विल बी। तो पॉइंट ये है कि भाई मार्केट में तो सेक्टर रोटेशन दिख रहा है, लेकिन उस तरीके का रोटेशन अभी भी लोगों के इन्वेस्टमेंट फ्लोज में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो बोलने की बात यह है कि आप एलोकेशन अपना जो भी रिस्क रिटर्न एलोकेशन अपना जो भी है बना के रखिए, लेकिन आपका इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वो जरूर ऑफ सेंटर हो गया होगा पिछले 2-3 साल में। तो आप मार्केट के सेंटर में आ जाइए वापस। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबको अपना पोर्टफोलियो रीएलोकेट रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी वहीं पे है जहां पे मार्केट 6 महीने पहले था। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त लार्ज कैप या मिड कैप स्मॉल कैप रिलेटेड फंड्स में, क्योंकि एक तरफ देखिए लार्ज कैप आप कह सकते हैं सेफ्टी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप घटे हुए भी काफ़ी हैं, तो क्या वहाँ पैसा लगाना ठीक है, किस तरह के फंड्स ठीक रहेंगे? और दूसरा, कई सारे एनएफओज भी आ रहे हैं, कई सारे सेक्टोरल फंड्स भी हैं जो बड़े एक्शन में हैं, बड़े लोगों का इंटरेस्ट उसमें है, तो कहाँ नया पैसा कहाँ लगाएं? नया पैसा वहां लगाना चाहिए, जैसे थीमेटिक फंड्स और सेक्टरल फंड्स का मैंने जिक्र किया कि भाई इंडस्ट्री का आधे से ज्यादा नेट फ्लो तो थीमेटिक फंड्स में जा रहा है, लेकिन थीमेटिक फंड्स में अनिल जी पैसा ऐसे थीम्स या सेक्टर्स में लगाना चाहिए जो स्ट्रक्चरल हैं। देखिए, अगर हम एक मार्केट का जो चीज, जो इंडेक्स या जो सेक्टर या जो थीम मार्केट का मतलब 5% भी नहीं है, वहां पे हम लोग पीक में जाकर के थीम में पैसा लगा देंगे, तो हम आने वाले 5-7 साल तक फंसने वाली बात कर रहे हैं। तो आइडियली स्पीकिंग, तो अगर आप थीमेटिक फंड में पैसा लगाते हैं तो ऐसे थीम में लगाना चाहिए जो एक स्ट्रक्चरल थीम है, जिसका मार्केट के सामने बीटा बहुत ज्यादा नहीं है, एक स्टेबल थीम है। तो लो बीटा थीम, स्ट्रक्चरल थीम, जो ब्रॉड बेस्ड है, जो मार्केट का आगे जाकर के 10-15-20% बन सकता है कभी, वैसी चीजों में अगर पैसा लगाएंगे तो ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा। पिछले 6 महीने में मेरा डर क्या है कि बहुत ही नैरो थीम्स में लोगों का पैसा चला गया, ऐसे ऐसी चीजें जो बाजार का 5% भी नहीं है। अब उसमें जाकर के पीक में पैसा लगा दिया तो फंसने वाली बात है। तो ये एक चीज थीम्स में लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा चीज, जैसे पिछले 6 महीने में सबने पैसा मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, एनर्जी इसमें डाला है। अभी हम लोग फंड लॉन्च कर रहे थे बीएफएसआई फार्मा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फार्मा फंड का एनएवी 6 महीने में 32% ऊपर है। और ये सब जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, ये या तो परफॉर्म नहीं किया है या तो घूम फिर के उसी लेवल पे आ गया वापस। सो थीमेटिक फंड्स में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और जिस थीम में आप पार्टिसिपेट करते हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी और लॉन्जेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना मैं मैसेज दूंगा। तो ये है आपके लिए राय इन सारे फंड्स में निवेश करने के तरीके। आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आइए एक छोटे से ब्रेक